हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है सुज़लॉन एनर्जी। और ये स्टॉक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर रिटेल स्टॉक है। तो आइए शुरू करते हैं स्टॉक पे बात मेरे साथ इन पैसे की बात। तो सबसे पहले तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो 38.7% हो गई है और जो प्रमोटर है उसकी शेयर होल्डिंग सिर्फ 13.25% है। तो एक तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग होता है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई क्यों नहीं है अभी तक इस शेयर में। तो एक बात तो हमें ये समझ में आती है इस शेयर के बारे में। दूसरा, सुज़लॉन एनर्जी काम क्या करती है दोस्तों? ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, खासकर विंड एनर्जी जो है, उसके लिए ये अपने विंड टर्बाइन्स बनाती है। उनका इंस्टॉलेशन, उनका आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस, ये सब करती है। तो अब फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का क्वार्टर फोर का रिजल्ट। और उसके लिए मैंने इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल ली है कि जहां से पता चलेगा मेरे को कि क्या इस कंपनी में हो रहा है। काफ़ी पॉपुलर रिटेल स्टॉक है ये। देखते हैं, चलिए। सबसे पहले देखें तो इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट था फाइनेंशियल 25 का, उसमें अगर आप देखेंगे तो इनका जो ईयर ऑन ईयर इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है वो 73% बढ़ा है, एबिटा 94% बढ़ा है और पैट 320% बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। लेकिन मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ऐसी कंपनीज में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, कि क्यों ये कंपनीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम्स रिटर्न नहीं दे पाती हैं। इसके अलावा अगर आप इसका फाइनेंशियल ईयर 24 का पूरा कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल 25 से, तो इसका जो एबिटा है वो 81% बढ़ा था और एबिटा मार्जिन जो रहा पूरे फाइनेंशियल 25 को 17.1% रहा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेवेन्यू भी इनका 67% ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हुआ, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 24-25 को कंपेयर किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्लीन एनर्जी के उसमें डील कर रही है, तो पहली बात तो है कि ये विंड टेक्नोलॉजी जो अपने टर्बाइंस डेवलप करती है, ये बड़े इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज को और गवर्नमेंट के जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ही ये दे रही है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि ये B2C मॉडल नहीं है, ये B2B मॉडल है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और ये बिजनेस टू गवर्नमेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले भी अपने ईपैक ड्यूरेबल्स के एनालिसिस में बताया था कि B2B और B2G जो ये मॉडल होते हैं, इनमें जो मार्जिन होता है वो काफ़ी कम होता है। ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग मार्जिन आएगा तो वो काफ़ी कम होगा। तो उससे क्या होगा, उससे नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ भी कम रहेगा। जो बिजनेस होगा ये B2B या B2G है सुजलॉन एनर्जी का। तो इससे क्या होगा, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन जो हैं वो हमेशा ही कम रहेंगे, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस को ही केटर कर रहे हैं आगे, तो उसको भी अपना धंधा चलाना है, तो पीछे से वो इतना आपको मार्जिन नहीं देगा कि आपका जो ऑपरेटिंग मार्जिन या जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा हो। तो इसमें एक ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो इनका ये जो डील कर रहे हैं क्लीन एयर एनर्जी में, तो ये टोटल जो अभी इंडिया का पावर कंजम्पशन है उसका सिर्फ 5% है। तो गवर्नमेंट ने बाय 2047 जब विकसित भारत की जो इन्होंने अपना थॉट प्रोसेस रखा है गवर्नमेंट ने, उसमें कहा है कि 5 गीगावाट से बढ़ा 50 गीगावाट से बढ़ा के टोटल जो कैपेसिटी है वो इनको विंड एनर्जी की 400 गीगावाट्स करनी है। तो विजन तो अच्छा है कि ओवरऑल कंपनी के लिए कि भाई अगर आपको 400 गीगावाट, यानी कि आपका मार्केट कैप ही अगर 8 गुना हो गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्टॉक कहाँ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो लिमिटेशंस अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। एक तो अभी जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वर्ल्ड स्केल पे देखेंगे तो अमेरिका ने रिन्यूएबल पे इतना जोर नहीं डाल रही है कि उसको रिन्यूएबल एनर्जी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए।
क्योंकि जब से ट्रम्प 2.0 गवर्नमेंट आई है तो ये इतना इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो जब ये कंपनी इतने इंटरेस्ट जब ये कंट्री जो मेन लीडर है पूरे वर्ल्ड का, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो इसका इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम में सभी कंट्रीज पे पड़ता है कि उनको भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली फंडिंग नहीं मिलेगी ये सब प्रोग्राम्स चलाने के लिए जो क्लीन एनर्जी के हैं। तो वहां से एक इसके लिए नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा एक कंज्यूमर लेड इकोनॉमी है, अगर वहाँ पे आप देखेंगे कि क्लीन एनर्जी के फेवर में इतने पॉलिसीज नहीं रहेंगी, तो जो दूसरे कंट्रीज मैन्युफैक्चर करते हैं यही टरबाइन, जैसे चाइना करता है या कोई और कंट्री हो गया, तो ये डंपिंग स्टार्ट हो जाएगी दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे ज़रूरत होगी। मान लीजिए अगर इंडिया कहता भी है कि हमें अपनी एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को 50 गीगावाट से 400 गीगावाट करना है, तो इस कंपनी को उस केस में एडवांटेज तभी होगा जब बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है उसको डिस्करेज करा जाए, यानी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स लगाए जिससे कि ये डिस्करेजमेंट हो बाहर से जो कंट्रीज से इंपोर्ट आ रहे हैं। नहीं तो चाइना जो है वो बहुत ही सस्ते में माल बनाता है और यहाँ पे बेच देगा, डंप कर देगा अपना माल, और उससे जो इंडियन ब्रांड्स हैं जैसे सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनीज को बहुत डिसएडवांटेज होगा। अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि जो कंपनी के अभी फंडामेंटल्स हैं, अगर मैं वो देखूं एक मिनट के लिए कि वो कैसे चल रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप है 97,000 करोड़ का और एंटरप्राइज वैल्यू भी 96,000 करोड़ है। तो यानी कि कंपनी डेट फ्री है, यानी कंपनी पे उधारी नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास कंपनी पे उधारी होगी तभी उस कंपनी में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो जाए, नहीं तो ठीक ही रहेगी कंपनी। इसके अलावा हम देखेंगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 47 चल रहा है, जो कि ठीक है। और अगर अब इसमें हम इसकी एक पीजी रेशियो होता है जिसको तब देखा जाता है कि हमें ग्रोथ के कंपैरिजन में पी को कंपेयर करना हो। तो अगर किसी को नहीं समझ में आता है पी रेशियो कैसे देखते हैं, तो पी जी रेशियो देख लो कि पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ। अगर ग्रोथ के हिसाब से पी ज़्यादा हो रखा है तो वो डेफिनेटली 1 से ज़्यादा होएगा। इस केस में 2.06 है, तो यानी कि जितनी ग्रोथ हो रही है उससे ज़्यादा उसको पी की रेटिंग दी हुई है। लेकिन अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी तो पी रेशियो भी, पी जी रेशियो या पी रेशियो कुछ भी कह लीजिए, ऐसा ही रहेगा, इतना हाई रहेगा। और अगर इसका अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका ये पी रेशियो इतना हाई अभी क्यों है, मतलब क्या इस कंपनी ने ऐसा किया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑर्डर बुक पे चलती है कि इनको साल दर साल जो भी ऑर्डर मिलते हैं टरबाइंस बनाने के, तो उस हिसाब से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है और उसी रेवेन्यू के थ्रू ये अपने प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन आते हैं इनके, और उसी के अकॉर्डिंग पी रेशियो डिसाइड होता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो क्लीन एनर्जी का आउटलुक ग्लोबल स्केल पे इस वक्त बहुत ही डिस्करेजिंग हो रखा है। तो इस साल अगर इनका प्रॉफिट अच्छा आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर इनका प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो उस बेस पे इनके पी की फिर री रेटिंग हो जाएगी, वो डाउन हो सकता है और स्टॉक को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस स्टॉक के बारे में देखा कि इस स्टॉक में क्या क्या हमें देखना है। पहला, इस स्टॉक में हमें ये देखना है कि ग्लोबल डिमांड किस तरफ जा रही है क्लीन एनर्जी की, क्या अमेरिका सपोर्ट कर रहा है पॉलिसीज को कि नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है क्लीन एनर्जी को तो क्या उसको प्रॉपर फंड्स मिलेंगे क्लीन एनर्जी को सस्टेन करने के लिए, और क्या गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज बनाएगी जिससे जो दूसरे कंट्रीज की डंपिंग है इन प्रोडक्ट्स की, जब अगर अमेरिका रिस्ट्रिक्ट करेगा अपने कंट्री में तो क्या वो डंपिंग हम रोक पाएंगे कि नहीं। और तीसरा, जो कंपनी के वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी हाई चल रही हैं अभी, इन वैल्यूएशंस पे अगर स्टॉक के इस प्राइस पर टिकना है तो उसको ग्रोथ भी इसी टर्म्स में दिखानी पड़ेगी, और ग्रोथ दिखाने के लिए उनको ऐसा ही ऑर्डर बुक वैल्यू मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि नियर टर्म में मेरी राय पूछेंगे तो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव ही लगता है। बाकी जो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया वही सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखकर इस स्टॉक के बारे में सोचिएगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको पता चलेगा मेरा नया वीडियो आया है। थैंक यू।